हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5। हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया था। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने मोमेंटम के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है mv। अब हम मोमेंटम के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आओ भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इनिशियल मोमेंटम को मैं डिनोट करूंगा PI से। PI, P डिनोट करता है मोमेंटम को और PI मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा मेरा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है मेरा? कैपिटल M। और वेलोसिटी कितनी है? v। तो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम कितना आ रहा है? कैपिटल M v। फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फाइनल मोमेंटम को मैं डिनोट करूंगा PF से। PF इज इक्वल टू फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है मेरा ऑब्जेक्ट का? फाइनली 2m। और वेलोसिटी कितनी है? 2v। तो क्या आ गया मेरा? 4mv। इनिशियल मोमेंटम है मेरा mv और फाइनल मोमेंटम है मेरा 4mv। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। चेंज मतलब क्या? किसी भी चीज में चेंज कैसे निकालते हो भाई? तुम्हारे पिछले टेस्ट में 8 मार्क्स आए और तुम्हारे इस टेस्ट में 9 मार्क्स आए। तो अगर तुमसे घर वाले पूछेंगे कि भाई तेरे में चेंज कितना आया, तो तुम क्या बोलोगे? कितने मार्क्स का चेंज आया? पहले 8 आए थे, अब 9 आ गए, तो चेंज कितने का आया? 1 का। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज को मैं डिनोट करूंगा डेल्टा पी से। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। और कैसे निकालूंगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल कितना है मेरे पास? 4mv। और P इनिशियल कितना है मेरे पास? P इनिशियल है mv। तो 4mv माइनस mv क्या होता है? ये 3mv। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार अच्छे से। हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का क्या लॉ कहता है ये सेकंड वाला? कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसका मोमेंटम किस रेट से चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितनी देरी से चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स के ऊपर। किस रेट से चेंज हो रहा है? तो रेट आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो क्या होता है? डेल्टा P बाय T। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय T एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा P बाय डेल्टा T। और ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ये प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अब यहाँ पे फोर्स के आगे प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो क्या आएगा? मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ये हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं और इसकी वैल्यू आती है 1। हियर k इक्वल्स टू 1। तो k इक्वल्स टू 1 आ गया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय T आ गया मेरे पास। डेल्टा P का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T। P फाइनल कितना है? P फाइनल है mv फाइनल। mv फाइनल। और P इनिशियल कितना है? mv इनिशियल। mv इनिशियल अपॉन T। तो फोर्स कितना आ गया? फोर्स आ गया m कॉमन लिया मैंने, m कॉमन लिया तो आया v फाइनल
माइनस वी इनिशियल अपॉन टी, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी। तो ये हो गया m इंटू डेल्टा वी बाई टी, m इंटू डेल्टा वी बाई टी, और डेल्टा वी बाई टी क्या कहलाता है मेरा? एक्सलरेशन। तो फोर्स क्या आ गया मेरा? मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स आ गया मेरा मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है, ये हो गया डेरिवेशन। और ये है मेरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है, या फिर फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ भाई, एक नोट देखो, फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या फिर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। इन दो फॉर्मूले को याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा? फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय टी या फिर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। इन दोनों फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लो, फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। हाँ दोस्तों, अब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 120 का एग्जाम्पल नंबर 9.1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 120 खोलो, एग्जाम्पल नंबर 9.1 देखो, क्वेश्चन से रीड करो इसको। मैं लैंग्वेज रीड करता जाता हूँ, वैसे मैंने लैंग्वेज को सिंपलर फॉर्म में करके यहाँ पे लिख दिया है, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। A constant force acts on a object of 5 kg for a duration of 2 सेकेंड। एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ, और कितनी देर के लिए लगा रहा हूँ? 2 सेकेंड के लिए। तो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और टाइम 2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक। तो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो पूछ रहा है कि भाई कितना फोर्स है ये, इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगला क्वेश्चन क्या है? नाउ इफ द फोर्स अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। भाई यहाँ पे तुमने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि अगर ये फोर्स, यही वाला फोर्स जो पहले लग रहा था, अगर ये 2 सेकेंड की बजाय 5 सेकेंड तक लगता है, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वापस से बता देता हूं मैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट था 5 किलो का, उसके ऊपर मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं 2 सेकेंड के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड, फोर्स लगाने के 2 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पहले पूछा है कि इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो अब हमसे पूछ रहा है कि भाई अगर यही फोर्स मैं 2 सेकेंड की बजाय 5 सेकेंड तक लगाऊं तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है। चलो तो फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। तो यहाँ पे एक्सलरेशन वगैरह तुम्हें दिख नहीं रहा, वैसे एक्सलरेशन दिख के काम लगा सकते हो, या फिर फोर्स का मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊं, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। तो एम कितना है मेरा? 5 kg। एम कॉमन ले लेता हूं मैं, 5 kg कॉमन ले लेता हूं, v माइनस यू बाय टी। तो 5 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है मेरी? वेलोसिटी है मेरी 7 मीटर पर सेकेंड फाइनल। तो 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है? 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा फोर्स की वैल्यू? 5 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स की एसआई यूनिट, इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं हम? एक्सलरेशन, सॉरी, इस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम कहते हैं न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई?
फोर्स की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। ठीक है भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन कहते हैं। बस ये ध्यान रख लो कि भाई फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड भी सही है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, अगला पार्ट क्या है कि अगर यही फोर्स 5 सेकंड लगता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन हमने निकाल लिया था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब एम वी माइनस एम यू बाई टी, एम वी माइनस एम यू बाई टी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी थी, m पहले कॉमन ले लेता हूँ, एम वी माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। m की वैल्यू थी मेरे 5 kg। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। टाइम कितना दे रखो, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल तो सेम ही रहेगी ना, इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना बदल जाएगी टाइम बदलने से। तो इनिशियल 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो गया, 2 की जगह 5 सेकेंड, इक्वल्स टू 10 न्यूटन। 5 से 5 गया तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड प्लस ये kg पर सेकेंड है, और न्यूटन क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये उधर जाके जब मल्टीप्लाई हो गए तो ये क्या बन जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ साइड्स में। भाई ये न्यूटन है, न्यूटन हमारा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड ऊपर जाएगा, ये सेकेंड गया, ये केजी नीचे आएगा, ये केजी नीचे आया, केजी से केजी कटा, सेकेंड से सेकेंड कटा, तो क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड, वो सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो 3 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ जनरल एग्जांपल्स जो हम बेसिक लाइफ में देखते हैं। तो तुम में से सब लोग क्रिकेट तो देखते ही होगे, मेनली भाई ये भारत देश है, यहाँ पे क्रिकेट प्यार है, तो क्रिकेट तो सब देखते ही होगे। तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा, या जब तुम खुद भी क्रिकेट खेलते होगे, तो जब भी एक तेजी से बॉल आ रही होती है, फास्ट बहुत, तो जैसे ही कोई क्रिकेट प्लेयर उसे कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है। जब भी कैच आता है तो वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है और फिर कैच करता है। तो ऐसा क्यों करता है वो, अगर बॉल आ रही है तो ऐसे क्यों नहीं कर देता, ऐसे करके क्यों नहीं पकड़ता आगे जाके रजनीकांत की तरह, जैसे बोला है रजनीकांत की तरह यूं पकड़ ले नहीं, लेकिन वो ऐसे नहीं पकड़ता, वो पीछे ले जाके पकड़ता है। क्यों पीछे ले जाके पकड़ता है, क्योंकि भाई अगर वो डायरेक्ट ऐसे हाथ डालेगा ना तो उसके हाथ टूट जाएंगे, फिर वो उसका आखिरी मैच होगा, अगले मैच में संन्यास लेना पड़ेगा भाई साहब। इसलिए वो रजनीकांत नहीं बनता क्रिकेट में, वो क्या करता है, अपने हाथ को आराम से होले होले पीछे लेता है और फिर कैच पकड़ता है। तो ऐसा क्यों करता है, हम फिजिक्स देखते हैं उसके पीछे की। तो ये मैंने लैंग्वेज पूरी लिख दी है, इस लैंग्वेज को तुम छाप लेना या ऑन लैंग्वेज में लिख लेना, लेकिन इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है मैं वो बताता हूँ। देखो भाई, अभी क्या आ रही है, बॉल बहुत ही तेज वेलोसिटी से आ रही है कुछ ना कुछ, ठीक है, और जैसे ही तुम बॉल को कैच कर लोगे तो तुमने बॉल की वेलोसिटी कर दी 0। अभी किसी भी वेलोसिटी, लेट सपोज 20 मीटर पर सेकेंड या 25 मीटर पर सेकेंड से क्या आ रही है, बॉल आ रही है। अब बॉल जैसे ही आई तो क्या हुआ, तुमने उसकी वेलोसिटी को कैच करके 0 कर दिया। तो तुमने मेनली क्या किया, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। तो तुमने मोमेंटम को चेंज कर लिया, और कुछ ना कुछ टाइम में मोमेंटम को चेंज किया होगा। जितने टाइम में तुमने उसकी वेलोसिटी को 0 किया, उतने ही टाइम में मोमेंटम चेंज किया, तो मतलब फोर्स जनरेट हुआ। और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई टी, या फिर कहूं तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम
अपॉन टाइम। अब तुम्हें चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही करोगे भाई। किसी 20 मीटर पर सेकंड से अगर बॉल आ रही है, अगर तुमने 10 सेकंड में बॉल को 0 पे लाया या 20 सेकंड में बॉल को 0 पे लाया, वेलोसिटी तुम्हें तो सेम चेंज ही आया। वेलोसिटी में तो चेंज सेम ही आया ना, मतलब मोमेंटम में चेंज तो सेम ही आएगा। अरे भाई कोई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तुमने उसको 2 मिनट लेके रोका या 3 मिनट लेके रोका, करी तो 20 से 0 ही ना, मतलब चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही रहा। तो चेंज इन मोमेंटम सेम रहा। बस जब तुम पीछे लाते हो हाथ को, तब तुम क्या करते हो, टाइम को इंक्रीज कर देते हो। क्या करते हो, टाइम को इंक्रीज कर देते हो कि भाई मैं मोमेंटम तो चेंज करूंगा लेकिन ज्यादा टाइम लेके। और इस टाइम के इंक्रीज करने के कारण फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैसे भाई, नीचे वाली वैल्यू को अगर बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अभी नीचे 2 है, अगर तुमने 2 की जगह 5 कर दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टाइम बढ़ाने से क्या होता है, फोर्स कम लगता है, हाथ में चोट कम लगेगी। ठीक है, तो अगली बार जब भी कैच करो ना तो पीछे लेके करना, ऐसे आगे रजनीकांत मत बढ़ जाना वरना अंगुलियां टूट जाएगी। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो इस जनरल एग्जांपल का। हाँ यार, अगला क्वेश्चन एक और है कि भाई एक सिचुएशन है जब बंटी क्या करता है, कंक्रीट सरफेस पर गिरता है। कंक्रीट सरफेस मतलब सख्त सरफेस, जैसे तुम्हारी फर्श वगैरह होती है या जनरल रोड होता है वो। और दूसरे केस में बंटी एक हीप ऑफ सैंड मतलब मिट्टी के ढेरे पर गिरता है। तो बताओ कि इन दोनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन में बंटी को चोट ज्यादा आएगी, और चोट ज्यादा आएगी तो क्यों आएगी, ये तुम्हें खुद से करना है, समझा मैं दूंगा, लैंग्वेज खुद से लिखनी है। ठीक है, पहला केस है बंटी एक कंक्रीट सरफेस पे गिरता है, दूसरा केस है मिट्टी में गिरता है। कौन से केस में ज्यादा चोट आएगी, सोच के बताओ। आंसर तो बहुत सिंपल है कि कंक्रीट सरफेस पे गिरेगा तो ज्यादा चोट आएगी। अब ऐसा क्यों होगा वो बताओ। अब वो मैं बताता हूं। देखो, अभी बंटी को अगर मैंने ऊपर से फेंक दिया तो शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, धीरे धीरे करते 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आता है g, इसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, टाइम के साथ ये तो 0 है भले ही, लेकिन इसका एक्सेलरेशन g होता है और टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो ये गिरने से जस्ट पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, गिरने से जस्ट पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v। ये भी जब यहाँ पे आएगा तो गिरने से जस्ट पहले इसकी भी वेलोसिटी v होगी। दोनों सेम हाइट से गिरे हैं तो सेम वेलोसिटी अटेन करेंगे नीचे आते आते। ठीक है, दोनों के पास वेलोसिटी v होगी। ये सिचुएशन आ गई गिरने से जस्ट पहले। अब जैसे ही ये कंक्रीट सरफेस पे गिरेगा, गिरते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही ये कंक्रीट सरफेस पे गिरेगा, गिरते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली ये गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, धीरे धीरे करके 0। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी। यहां पे भी फोर्स होता है डेल्टा पी बाई टी। अब यहां पे फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज आ गया। इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ गया। मोमेंटम में क्यों चेंज आया, क्योंकि वेलोसिटी v से 0 हो गई। और इसके मोमेंटम में भी क्यों चेंज आया, क्योंकि वेलोसिटी v से 0 हो गई। और वेलोसिटी में चेंज आने के कारण मोमेंटम में चेंज आया। और मोमेंटम में चेंज आने के कारण किस में चेंज आया, मतलब क्या लगा, फोर्स लगा। और फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और यहां पे भी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। भाई इसकी वेलोसिटी भी v से 0 जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी v से 0 जा रही है, तो चेंज इन मोमेंटम तो सेम आएगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम सेम है हमारा। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम है ना वो सडनली चेंज हो रहा है तो टाइम बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम है टाइम लेके चेंज हो रहा है तो टाइम ज़्यादा है। यहाँ पे टाइम कम है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा है। तो फोर्स की वैल्यू बताओ कौन सी आएगी। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो फोर्स की वैल्यू कम आएगी और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगता है इसलिए बंटी का ज़्यादा चोट लगेगी, बंटी की चटनी बन जाएगी भाई साहब। ठीक है,
और यहाँ पे थोड़ा कम फोर्स लगेगा। इसकी लैंग्वेज तुम खुद से लिख देना। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और घर में रहे। टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विद गबरू।